नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जुआ के फाउंडर ऋषभ वर्मा जी से। तो ऋषभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू दूरदर्शन हमें बुलाने के लिए। हम सबका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। नमस्कार है सबको, पूरी रांची की जनता को। ऋषभ जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जुआ का क्या कंसेप्ट है और ये कैसे लोगों को सर्व कर रहा है। जुआ एक रांची का एक ऐसा स्टार्टअप है जिसमें हम रांची का डिजिटलीकरण कर रहे हैं। जैसे डिजिटल रांची बनाने में जैसे डिजिटल शॉपिंग होती है, हम अपने हमारा एक ऐप है। ऐप के माध्यम से लोग हमारे ऐप पे आते हैं, शॉपिंग करते हैं। जैसे घर का राशन हो गया, सब्जियां हो गई, कुछ मेडिसिन की ज़रूरत होगी, घर घर की ज़रूरतों को हम ध्यान में रख करके अपने ऐप पे वो शॉपिंग कराने का काम करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ऐसी चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे हैं जो रांची में तकरीबन 7 दिन 8 दिन में आ रहे हैं। वो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने वेंडर्स के थ्रू रांची का एक डिजिटल मार्केट प्लेस बनाएं और उसी का काम में हम लगे हुए हैं। मतलब अपने वेंडर्स के थ्रू रांची का एक डिजिटल मार्केट प्लेस बनाएं। किस प्रकार से आप ये कर पा रहे हैं और क्या सोच के साथ आप इसको कर रहे हैं? ये एक बेसिकली क्योंकि मेरा टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड है, तो मैं ना अपने ऐप को सबसे पहले तो मैंने इस ऐप को बनाने में थोड़ा टाइम लिया। बिकॉज आई वॉज नेवर मतलब मैं कभी तेज़ी में नहीं था कि मुझे ये काम करना है। मुझे रांची का प्रॉब्लम पता था कि रांची के लोग आज भी बाहर से शॉपिंग कर रहे हैं, 4 से 5 दिन लग जाता है माल आने में, डिलीवरी होने में। तो इसको हमने क्विक कॉमर्स का एक रूप दिया। आप देख रहे होगे कि मेट्रोज जैसे शहरों में टियर 1, टियर 2 और टियर 3, रांची टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में बिलोंग करता है। तो टियर 1 में क्या है ना कि क्विक कॉमर्स का कंसेप्ट आए। लोग को अब समय की बहुत ज़्यादा समय का बहुत ज़्यादा लोग क्विक कॉमर्स का जो कंसेप्ट आने लगा है कि लोग क्विक चीज़ों को चाहते हैं कि अब डिजिटाइजेशन की वजह से वो बहुत आसान हो जाता है। हम दुकानों को ऑनलाइन करते हैं। जैसे तुरंत जैसे आप घर में बैठे हो, आपको कोई सामान चाहिए, आप उसके लिए क्या करते हो, आपको दुकान जाना है। घर में मान लो आपके यहाँ कोई मेल मेम्बर्स नहीं है, आपके यहाँ बुजुर्ग ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो उनको है ना बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमने जुआ को एक प्लेटफॉर्म बनाया। उस प्लेटफॉर्म में हमने दुकानों को ऑनलाइन किया। अब हमारे पास अपना 3 बड़ा खुद का मॉल है जिसमें हम वहाँ से वो डिलीवरी पॉइंट है, 2-3 हम और भी देख रहे हैं। तो हमारा क्विक कॉमर्स का जो कंसेप्ट है 25 मिनट से लेकर 2 घंटे में रांची का पूरा सामान आपके द्वार, ये हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट है। इसी पे हम काम 3 मॉल्स का क्या कंसेप्ट है? मॉल हमारा एक्चुअली कैसे देखा जाए तो डिलीवरी पॉइंट है। वहीं पे पूरा का पूरा वेजिटेबल्स, ग्रोसरी और अन्य चीज़ें वो हम वहाँ पे स्टोर करते हैं। कस्टमर का ऑर्डर सुबह किसी टाइम पे भी आता है तो हम वहीं से डिलीवरी कराते हैं। मतलब आप ओवरनाइट भी रखते हैं या फिर एक स्पेसिफिक टाइम से एक स्पेसिफिक टाइम? मैं तो यहाँ पे इस दूरदर्शन के माध्यम से बोलना चाहूँगी, गवर्नमेंट हमें ये भी काम करा दे कि हम 24/7 कर दें ताकि हमारा कस्टमर और बढ़ जाए। बट ओवरऑल चीज़ें ठीक है। बट राइट नाउ वी आर डिलीवरिंग फ्रॉम 8 till 9 PM। हमारा सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक डिलीवरी जाता ही जाता है हर दिन। ऋषभ जी, एक चीज मुझे बताइए कि और भी कंपनीज होंगी जो सिमिलर काम कर रही हैं, ऑलरेडी कर रही हैं या कर रही होंगी, तो उसमें आपका ये जुआ स्टार्टअप अलग रोल कैसे प्ले कर पा रहा है? क्या यूनिकनेस है स्टार्टअप की? मैम, यूनिकनेस ये है ना कि एक्चुअली हमारे ये झारखंड का और इवन इंडिया का एक पहला ऐसा ऐप है जिसमें हम रिटेल का एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। इकोसिस्टम इन द सेंस कि आप जितने भी आप कंपनीज देखो होगे वो ज़्यादातर या तो एक ग्रोसरी डिलीवरी में है, या तो वो सर्विस डिलीवरी में है, या तो वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है। मतलब सबके अपने अपने ऐप्स बने हुए हैं। हमारा क्या है ना कि हमने एक सिंगल ऐप बनाया, लेकिन एक रांची को पूरे दिमाग में रख करके कि रांची में बहुत सारी, देखिए 2 तरीके से रिटेल चलता है। एक चलता है गुड्स से, एक चलता है सर्विस से, मतलब प्रोडक्ट कैटेगरी, सर्विस कैटेगरी। हमारे ऐप के माध्यम से आप एक कुछ भी सब मतलब जो भी आपका रोज़मर्रे का सामान होता है, ग्रोसरी, वेजिटेबल्स, गीर गाय का दूध का हमारा फार्म है, तो हम ये सब चीज़ तो डिलीवर करते हैं। साथ ही साथ हम हॉस्पिटल्स का, आपको डॉक्टर अपॉइंटमेंट हो गया, डेंटल अपॉइंटमेंट हो गया, आई का कुछ काम हो गया, या फिर आपको ऑटोमोबाइल का कुछ बुकिंग्स करना है, मतलब प्रोडक्ट कैटेगरी, सर्विस कैटेगरी, प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन जस्ट फ्यू क्लिक्स। तो यही हमारा है कि
हम रांची के दुकानदारों को तो ला ही रहे हैं, साथ ही साथ कस्टमर को भी ये चीज़ें पहुंचा रहे हैं कि आप लो, हम आपके लिए एज अ सर्वेंट अवेलेबल हैं। आपको कुछ भी चीज़ें चाहिए, आप जुआ ऐप पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, उनकी सर्विसेज अवेल कीजिए, एकदम कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज का देने का काम हम लोग कर रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ये कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स तक ही लिमिटेड है, या फिर ओवरऑल कोई भी सेक्टर से कुछ भी अगर हमें चाहिए तो जुआ हमें सर्व करेगा? देखिए, गवर्नमेंट के लाइसेंस के अनुसार जो जो चीज़ गवर्नमेंट हमें दे पाती है विदाउट एनी एडिशनल कुछ एफर्ट लगाने से, जैसे हो गया ग्रोसरी, हो गया एफएमसीजी कैटेगरीज, हो गई प्रोडक्ट रिलेटेड कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम कुछ कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं धीरे धीरे। तो जितना सामान हो सकता है और जितनी सर्विसेज अवेलेबल है, जो गवर्नमेंट की बैंड चीज़ें तो वो तो हम अवेल नहीं करा पाएंगे, नो डाउट, लेकिन जो जो चीज़ अवेलेबल है लीगली, सिविल लोग, रांची की जनता उनको यूज़ कर सकती है, तो वो सारी चीज़ें हम अवेल करा रहे हैं और अच्छे से लोग हमारी सर्विसेज को यूज़ भी कर रहे हैं। कई बार ऋषभ जी बारिश का मौसम है या कोई अन्य मौसम चल रहे हैं, तो उन सभी परिस्थितियों को देखते हुए आप टाइम पे एफिशिएंट डिलीवरी कैसे इंश्योर करते हैं? इसके लिए तो मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इट्स ऑल अबाउट कि कैसे हमारी टीम को हमने डायरेक्शन दिया है। हमारी पूरी की पूरी टीम में हमारे मैनेजर लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे, एसोसिएट लेवल पे हमारी इतनी बॉन्डिंग होती है कि हम लोग स्टार्टअप, मतलब डे 1 हो या 1 डे हो, वो सब स्टार्टअप का कल्चर ही हम लेके चल रहे हैं कि लोगों की सुविधाएं सुनिश्चित करानी है, उनको सही टाइम पे सही डिलीवरी देनी है। तो इसका सारा का सारा श्रेय हमारी पूरी टीम पे जाता है। हमारी जितनी भी वेरिएंट की टीम है, वो डार्क स्टोर मैनेज करने वाले हो, इन्वेंट्री मैनेज करने वाले, परचेज मैनेजर्स हों, या हमारी डिलीवरी फ्लीट के जो सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इवन कस्टमर सर्विस भी हम लोग हर एक ऑर्डर्स पे देते हैं। तो इसी के कारण हम ये डिलीवरी को और स्ट्रीमलाइन कर पा रहे हैं। और वो देखिए, ये हर दिन का है ना, अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर हम ये चीज़ को समझते हैं कि हर दिन का चैलेंज को कैसे कोप अप करना है, कैसे नई परिस्थितियों के लिए खड़े भी रहना है, और कल की चुनौतियों को देख करके ही अपनी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को देखना है। अभी अभी आपने कहा कि आपके स्टार्टअप की जो अलग अलग विंग्स हैं, उन सभी विंग्स का या उन सभी सेक्टर्स का एक बड़ा रोल रहता है आपके स्टार्टअप को ग्रो कराने में या स्मूथ ऑपरेट कराने में। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें आपके स्टार्टअप के अलग अलग विंग्स की या अलग अलग पर्सन्स जिनको आपने अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपी हुई हैं, उन सभी विंग्स के बीच आप एक सिनर्जी या स्मूथ इंटीग्रेशन कैसे स्थापित करते हैं? देखो मैम, ये तो मुझे लगता है कि एक दिन का स्टोरी नहीं है। हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। चैलेंजेस फेस करने के बाद ही हम एक प्रॉपर जिसको कहते हैं आप एसओपीज बनता है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसी चीज़ों को पहले तो गलतियां होती हैं, सीखते सीखते हैं। तो हमारी जो विंग, जैसे हमारी सेल्स टीम है, तो सेल्स टीम का काम क्या है कि आपको सुबह सुबह आकर के अपनी चीज़ों को देखनी है, हम किस एरियाज़ में कम है उस एरियाज़ पे वर्कआउट करना होता है। सप्लाई चेन की टीम है, तो उनका एक स्टैंडर्ड है कि हाँ, उनका पैकेजिंग, डिलीवरी ऑन टाइम, ऑर्डर किस टाइम आया, पैकेजिंग ऑन टाइम रहे, पैकेजिंग में कोई दिक्कत ना हो, इन्वेंट्री प्रॉपर गई है, स्टॉक में कोई इश्यूज़ तो नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग देखते हैं। उसके बाद हमारा कस्टमर सर्विस, जैसे मान लीजिए हमारे पास माल नहीं है, कस्टमर्स का लास्ट बार ऑर्डर कैसा आया था, हमें वो भी सुनिश्चित करते हैं कि इस बार हो सकता है उनके दिमाग में। तो सब लोग है ना, दिमाग और सब चीज़ एकदम कॉमन सेंस को ले करके ही हम अपनी टीम को आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ऋषभ जी कि बीइंग अ कस्टमर या बीइंग अ क्लाइंट किसी को कोई सामान पसंद नहीं आया, तो स्मूथ रिटर्न्स आप कैसे इंश्योर करते हैं कि किस प्रकार से मतलब उसको एक सेटिस्फाइबल रिटर्न मिल पाए? इसके बारे में तो एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हमने सॉल्व करने के लिए, आप देख रहे हो लास्ट 10-15 साल से ई कॉमर्स का एक आगमन हुआ है हमारे लाइफ में। तो ई कॉमर्स का आप देखते होगे कि अगर आप कुछ भी चीज़ मंगाते हो, अगर खराब निकली या तो पसंद ना आए तो फिर आपको बड़ा एक मुश्किल हो प्रॉपर, जाता हाँ, है। थोड़ा मुश्किल होता है। और उसको मुश्किल को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि एक रिटेल कॉमर्स है, क्विक कॉमर्स इन द लोकल इकोसिस्टम। तो इस लोकल इकोसिस्टम में जैसे ही हमारे डिलीवरी बॉय कोई भी माल लेके गए, अगर वो ख़राब आ गया, उनको यार नहीं पसंद आया, या तो वो प्रोडक्ट हमारे थर्ड पार्टी वेंडर का हो या वो हमारा प्रोडक्ट हो, नो क्वेश्चन आस्क फ्रॉम द कस्टमर्स, इट विल बी स्ट्रेट अवे रिटर्न बैक टू अस एट द सेम टाइम, ताकि हमारा कॉस्ट भी बचे, टाइम भी बचे और कस्टमर सेटिस्फैक्शन 100% रहे। इसका ख्याल हम शुरू से ही रखते हैं और अपनी टीम को ये चीज़ हिदायत दे के रखते हैं। देखिए, कंपनी चलती है, कंपनी के लीडर्स और
उनके जो हायर मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनके डायरेक्शन से। अगर जो यंग बंदे हमारी वर्कफोर्स को ज्वाइन करते हैं वो एक दिन में तो चीज़ें सीखने का, लेकिन उनको निरंतर अगर हम चीज़ें उनको समझाते रहेंगे कि आप इस तरीके से चलो, इस तरीके से हमारा कंपनी वर्क करता है, फंक्शन होता है, तो वो चीज़ों को जल्दी जल्दी सीख जाते हैं। तो हम इसी तरीके का एक काम देखते हैं और कराते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट डिलीवर हुआ और कस्टमर को वो चीज़ पसंद नहीं आई, उसने रिटर्न अप्लाई कर दिया, तो क्या वेंडर्स से इस चीज़ को लेकर आपका इशू नहीं होता? उस चीज़ को आप कैसे ओवरकम करते हैं, या क्या आपने स्ट्रैटेजीज रख रखी हैं उसके लिए? देखिए, अब कुछ किसी प्रोडक्ट में तो नो डाउट हम डिलीवरी को बैन नहीं कर, जैसे हम आपने खाने का कुछ ऑर्डर किया तो खाने का ऑर्डर कस्टमर वापस नहीं, क्योंकि उसमें वेंडर का नुकसान हो जाता है। लेकिन प्रोडक्ट कैटेगरी में डेफिनेटली देयर विल बी नो क्वेश्चन आस्क्ड इन द इवन इन द एमओयू और इन द एग्रीमेंट विद द सेलर, वी हैव ऑलरेडी हैव अ क्लॉज, इफ द कस्टमर्स वांट रिटर्न और रिक्वेस्ट आया तो हम इंस्टेंट रिफंड और रिटर्न रिक्वेस्ट डाल ही देते हैं कि आपको इस तरीके का टेंशन नहीं लेना, कस्टमर इज़ अ किंग। आज नहीं होगा, वो 2 दिन के बाद फिर से ऑर्डर करेगा, लेकिन आपका नाम भी तो जा रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसमें 2-3 पार्टी इन्वॉल्व, जैसे हम एज अ प्लेटफॉर्म ओनर, हमारी जो वेंडर्स हैं वो एज अ सप्लाई ओनर, और डिलीवरी जो कस्टमर है वो हमारा एज अ कस्टमर है, जिसके लिए हम ये पूरा का सिस्टम ही बनाए हुए हैं। तो वो सिस्टम को बनाने के लिए हमको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और हम इस चीज़ों को बहुत बारीक तरीके से भी देखते हैं। डे टू डे ऑपरेशंस में स्टार्टिंग के टाइम पे ये प्रॉब्लम्स हम बहुत फेस करते थे, लेकिन अब ये चैलेंजेस हमारा एक पार्ट हो गया है, तो अब ये प्रॉब्लम नहीं आते हैं। तो बेसिकली आपका ये जो स्टार्टअप है, ये एफएमसीजी एंड अदर डेली लाइफ जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके लिए काम आता है? मैम, अगर देखा जाए ना कि आपका रोज़मर्रा का जो भी चीज़ है, जैसे आपके घर में प्लम्बर की दिक्कत आ गई, कस्टमर्स को इलेक्ट्रीशियन है, आपको मेकअप कराना है, आपको जो भी सर्विसेज रांची में अवेलेबल हैं, उन सर्विसेज को हम आपके डोर स्टेप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज। प्रोडक्ट प्लस सर्विस, यही तो पूरा रिटेल हुआ ना। रिटेल में प्रोडक्ट कैटेगरी, सर्विस कैटेगरी दोनों आता है। आपको हॉस्पिटल चाहिए, आपको डेंटल चाहिए, आपको आई का चाहिए, आपको कुछ भी कार से रिलेटेड चाहिए, आपको बाइक चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन जुआ प्लेटफॉर्म। ऋषभ जी, जहाँ तक हमने आपके बारे में जाना है, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। आपने अपनी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में कंप्लीट करी। तो ग्रेजुएशन के जस्ट बाद आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे यूएस बेस्ड कंपनी में जॉब भी कर रहे थे। बिल्कुल। तो जॉब छोड़कर एक स्टार्टअप की तरफ रुख करना अपने आप में एक बहुत कॉन्फिडेंट कदम होता है। कब और कैसे आपको लगा कि हाँ, अब आप मूव कर सकते हैं? क्या गैप या प्रॉब्लम आपको दिखाई दी? एक्चुअली मुझे ना मैं शुरू से ही अपने कॉलेज के टाइम पे ही बिजनेस में बहुत इंटरेस्टेड रखता था। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड वैसा नहीं है। मैं माय फादर एंड एवरीवन इन माय फैमिली, अराउंड माय फैमिली वाज इज़ एन सर्विस एम्प्लॉय। बिजनेस का दिमाग मेरे पास शुरू से था और मुझे कुछ करना था अलग, और मैं थोड़ा सा रेबल टाइप का हूँ भी अपने घर में। तो मुझे जब ये काम सौंपा गया था, कि मेरे पास जब ये आइडिया आया था कि मुझे ना एक डिजिटल सिटी का एक काम करना है, कि जिसमें मतलब क्या प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई हुई? गैप या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आपको कब और कैसे हुई कि लगा कि कोई गैप एग्जिस्टेंट है जिसको मुझे फिल करने की ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कल बहुत पहले की बात है, जब मैं अपना काम शुरू करा था तो मैं जस्ट डायल का काफ़ी यूज़ करता था। जस्ट डायल जैसा जो कंपनीज़ है वो क्या करती है, नंबर्स प्रोवाइड करती है आपको कि आप नंबर्स ले सकते हो उनका। लेकिन जब मेरे पास ये दिमाग आया था कि मैं मैं ना दुकान ही को ऑनलाइन कर देता हूँ, कि एक दुकान ही ऑनलाइन हो जाएगा तो, और ये लोकल लेवल पे होगा तो प्रोडक्ट की डिलीवरी भी आसान होगी, और कस्टमर्स को जो स्टॉक का इन्वेंट्री है वो लाइव दिखेगा। तो इसी के कारण जब मैं प्रॉपर घुसा इसमें तो मुझे सारी चीज़ें पता चली। मैंने जॉब के टाइम पे मेरा एक्चुअली सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड है, तो मैंने जब ऐप अपना बनाना शुरू किया था तो ऐप बनाने के टाइम पे भी मुझे चैलेंज है। तो मैंने आपको शुरू में बोला था कि मैं कभी रश में नहीं रहा था। आई वॉज वर्किंग, मैंने तो आप 4.5 जॉब भी कर रहे थे और हाँ, साथ में ऐप भी बना रहे थे। ऐप भी बना रहे थे और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे, क्योंकि मुझे ना, देखिए आप एक बार में पैसा लगा करके आप धंधा नहीं कर सकते, ये एक तो रियलिटी है। मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनीज को देखा है जो करोड़ों रुपए लगा करके आज कहीं नहीं है, ठीक है, और मैंने ऐसी भी कंपनी को देखा है जो कुछ पैसा नहीं लगा के बहुत कुछ कर चुकी है। तो मैं उस सब चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो पहले ट्राइड एंड टेस्टेड होना चाहिए किसी भी चीज़ का। मतलब आपने अचानक से जॉब नहीं छोड़ी। हाँ। आप जॉब करते के साथ साथ आप डेवलपमेंट में जुड़ गए, और इसका रियलाइजेशन आपको कब हुआ कि ये गैप एक्चुअली में एग्जिस्टेंट है जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स फेस हो रही ये तो मुझे मार्केट ने ही बता दिया था। जब मुझे लगता है कि ये 2022-23 की बात है, 23 के अर्ली की बात है, जब मैंने अपना ये नौकरी छोड़ करके मैं आया था यहाँ पे,
और मुझे लगा कि यहाँ पे गैप तो है ही, क्योंकि ऑलरेडी बैक ऑफ द माइंड में एग्जीक्यूशन तो चल ही रहा था। एक दो बंदे को मैंने वर्क फ्रॉम होम और ये सब कुछ कुछ टास्क दे रखा था ताकि मेरे पास ज़्यादा लाइबिलिटीज़ ना आए कभी भी। तो मैं वो काम को देखते हुए देखते पैरेलली जा रहा था। लेकिन जब कस्टमर्स का इंटीग्रेशन बहुत बढ़ गया, कस्टमर्स के इंगेजमेंट आने लगे, ऑर्डर्स गिरने लगे, तो मैंने सोचा कि लेट्स पैकअप नाउ, लेट्स गो बैक टू रांची एंड देन डू आवर वर्क। तो ये ऐप्स बनाने से लेकर के ऐप का एग्जीक्यूशन पार्ट, फंड उठाना, इन्वेस्टमेंट रेज करना, ये सारा का सारा काम चलता ही रहा जॉब के दौरान ही। हाँ। तो आपने शुरुआत कैसे करी? किसी भी स्टार्टअप को स्टैब्लिश करने के लिए एक छोटे से कदम से शुरुआत होती है। क्या रहा आपका कदम और कैसे कैसे आपने स्टेप फॉरवर्ड लिया? शुरुआती तो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी हाँ, कि लोगों को बिल्कुल। दिक्कत हो रही है, देखो पहले स्टोर्स को हाँ, ऑनलाइन लाएं प्रोडक्ट और सर्विसेज को, उसके बाद आपका क्या मतलब ऐप डेवलपमेंट, फिर कैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़े? देखिए ये सारी स्टेजेस में हुई थी। पहले हमारा काम था कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई के बाद हमने कस्टमर टेस्टिंग का शुरू किया, कस्टमर्स के मार्केट फिट मॉडल है कि नहीं है। जब पता चला कि हाँ ये मार्केट फिट मॉडल है, और ये क्योंकि हम एक छोटे ऑडियंस को नहीं, हम एक बड़े ऑडियंस को केटर कर रहे हैं। इवन यू कैन, आपने अगर क्वेश्चन पूछा था तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक सारे ऑडियंस हमारे कस्टमर बेस में आते हैं। तो जब हम मास ऑडियंस को केटर करते हैं तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ता है जो सबके लिए यूज़फुल हो और इजी टू यूज़ हो। इट्स नॉट लाइक कि बड़ा आदमी यूज़ नहीं कर, जैसे आज भी हम अगर ऑर्डर उठाते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर्स आते हैं, हम ओवर द फ़ोन भी ऑर्डर लेते हैं, हम कस्टमर सर्विस देने टाइम पे हम ऑर्डर्स को, अगर छोटे साइज़ का ऑर्डर है, मान लीजिए 500 का, तो हम कुछ 1000 करने का हम उनको ऑफर्स बताते हैं। तो देयर मैनी वेज, कस्टमर पीओएस के थ्रू ऑर्डर कराते हैं, कस्टमर को हम ऐप के थ्रू ऑर्डर करा रहे हैं। तो देयर मैनी वेज। तो ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट हमें बनाना पड़ता है कि हम अगर लार्ज मास का ऑडियंस को केटर कर रहे हैं तो हमको ये सब चीज़ को दिमाग में रखना पड़ता है और हम इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो जब आप अपनी स्टार्टअप को डेवलप कर रहे थे तब जो हेल्पिंग हैंड्स आपने लिए थे उनकी पेमेंट आप अपनी सैलरी से कर रहे थे? किस प्रकार से उनकी सैलरी, मतलब सैलरी आप दे रहे थे, क्योंकि फ्री में तो कोई करेगा नहीं। हाँ, नहीं ऐसे भी हम उनसे ज़्यादा यूसेज भी नहीं लेते थे। हम ज़्यादा डिपेंडेंसी अपने पास ही रखते थे कि ज़्यादा प्रॉब्लम हमें मतलब इस तरीके से काम कर, किसी को वर्क फ्रॉम होम दे दिया, कोई उधर से काम कर रहा है, कोई मार्केट में तो 3 घंटा के लिए मार्केट जा रहा है, तो इस तरीके से हम कॉस्ट कटिंग लेके ही चलते थे। लेकिन अब दिखने लगा कि हाँ ट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर जब आपका स्टार्टअप स्केलेबल की तरफ जाने लगा तब आपने अपनी जॉब क्विट करी और स्टार्टअप को फुल फ्लेश्ड में ऑपरेट करना शुरू एब्सोल्युटली। करा। और उसी दौरान ही मुझे याद है, मैंने लास्ट मंथ हमारी जब इन्वेस्टर से जो टर्म शीट साइन हो रही थी, मैंने अपने पहले वाले राउंड में 70 लाख रुपीज़ का टर्म शीट साइन करवाया था, और उस 70 लाख से मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरी 5 फिगर सैलरी मंथली थी। तो आई लेव दैट जॉब एंड आई फुल फ्लेज। तब तक मेरा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट रेडी था एंड मार्केट के लिए गो टू मार्केट रेडी था। तो आपका स्टार्टअप शुरुआत करने के साथ ही इन्वेस्टमेंट बेस्ड हो गया था? हाँ, इन्वेस्टमेंट मैंने पहले कितने तक का इन्वेस्टमेंट अभी तक आपने रेज करा है कुल मिलाकर फ्रॉम स्टार्टिंग टू अप टिल नाउ? मैम अभी मेरा जो नेक्स्ट मैं 1.5 करोड़ के आसपास का मैं अभी आउटसाइड फंडिंग रेज कर रखा हूँ, और मैं आगे होपफुली कि अगले अक्टूबर नवंबर में कुछ और। तो ये सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स फ्रॉम इंडिया हैं या फिर नहीं, सारे इंडिया के हैं, सारे इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, और तो उन्हीं के साथ अपना मिल के अच्छा है। मतलब देखो, इन्वेस्टर इज़ ऑल अबाउट कि उनके साथ आपका तालमेल भी बैठना चाहिए। इन्वेस्टर आपके कंपनी में ओनरशिप लेते हैं, उनका डायरेक्शंस जाता है, उनकी भी रिसोर्सेज हम यूज़ करना चाहते हैं कि हमारा तो रिसोर्सेज लग ही रहा है, हम आपका पैसा के साथ आपका एनर्जी, रिसोर्सेज, माइंड वाइंड सब ले लें, ताकि हमको इनिशियल डेज में हम प्रॉफिटेबल मॉडल की तरफ बढ़ें, ताकि आगे भी इन्वेस्टमेंट रेज होता रहे और अपनी जो चीज़ें उसको मैं धरातल पे उतार सकूं। यही मेरा मेन रहता है। अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल मॉडल्स की तरफ लगातार ले जाने के लिए आपके क्या प्रयास रहते हैं? इसके लिए तो मैं टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एडवांसमेंट देता हूँ, अपनी टीम का बहुत बड़ा एडवांसमेंट देता हूँ, ठीक है ना। और अपनी टीम के जितने भी मैनेजर्स जो लगे हुए हैं, जिस टीम में भी हुए वो, चाहे वो सेल्स हो, सप्लाई चेन हो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हो, या फिर हम आगे अपने ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं, या हमारे फ्रेंचाइजी ओनर्स लोग हैं, जो भी हम हर जगह पे अपना हर लोगों का रोल रहता है। इट्स नॉट लाइक कि मेरा चल रहा है, चाहे हमारे इन्वेस्टर्स का रोल प्ले चल रहा है, ये ऐसा कभी नहीं होता है। इट्स कस्टमर डिमांड फर्स्ट एंड देन द एग्जीक्यूशन ऑफ इंटायर टीम, कि हमारी टीम कैसे काम कर रही है उन सब चीज़ों पे। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लोकल लेवल पे सपोर्ट बहुत मिलता है, नो डाउट। जैसे अब मुझे कुछ दिन पहले की बात है, मुझे अगर कॉलेज से इंटर्नशिप करवाना है
तो देयर मेनी कॉलेजेस हु गिव अस बॉयज़ एंड गर्ल्स, हु यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, जहाँ पे हम उनको इंटर्नशिप करा के उनको काम देते हैं और उनको भी ग्रोथ मिलता है। तो ये सब हर लेवल पे होता है। फिलहाल में आपने किन्हीं कॉलेजेस से ऐसे इंटर्न्स एंगेज करके रखे हुए हैं? हाँ, अभी ऑलमोस्ट हमारे पास मिट यूनिवर्सिटी झारखंड से हैं, सरला बिरला यूनिवर्सिटी से है, हमारे पास उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी से हैं, कुछ टीम मेंबर जो हमारे पास ऑफिस में एक्चुअल में कार्यरत हैं, वो सब इन्हीं सब कॉलेजेस से हैं। क्योंकि आप रांची में बाहर से बंदे लाने में थोड़ा कष्ट होता है कि वो सब चीज़ें छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पे जो पेइंग कैपेसिटी है वो थोड़ी लोअर स्टैंडर्ड पे है, चाहे वो इनकम रेंज कम होता है, चाहे एक्सपेंडिचर कम है, तो यहाँ पे थोड़े से उस चीज़ों को हमें देखना, क्योंकि हमें लोकल रिसोर्सेज ही यूटिलाइज करनी है। स्टार्टअप को लेकर क्या आपने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट का भी इस्तेमाल करा है? अर्ली स्टेज में तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट ही रोल प्ले करता है। अगर आपका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ही नहीं होगा तो ना इन्वेस्टमेंट आएगा, ना आप अपने जो डेली एग्जीक्यूशन कर रहे हो, चाहे आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ही हो, किसी भी चीज़ में हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, इन्वेंट्री को ख़रीदना हो गया, चाहे इन्वेंट्री को सप्लाई कराना हो गया, अगर आपका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हो ही नहीं रहा है तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। या आपने इनिशियल फेज में ही प्रूफ ऑफ कंसेप्ट करना स्टार्ट करा था या कब करना स्टार्ट करा था? नहीं, इनिशियल डेज में ही ये एक्चुअली ये बेसिक पैरामीटर्स ही है। First you have to identify the problems, and then there is the second phase is the proof of concept. Then is the round of investment raise or technology deployment or hiring, wiring, team बनाना, ये सब लेटर स्टेज में होता है। ऋषभ जी, कई बार ऐसा होता है ना कि प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के बावजूद भी क्लाइंट्स या कस्टमर्स बंधते नहीं है, छोड़कर चले जाते हैं। तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के बाद अपने क्लाइंट्स या कस्टमर्स को बांधने के लिए आपके क्या स्ट्रैटेजीज रहते हैं ताकि वो उनको आप कन्वर्शन कर सके अपने स्टार्टअप के बिजनेस में? इसको मैं ना ट्रेडिशनल, एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन, फिर से मैं कहूँगा, इसको मैं ट्रेडिशनल रूप से ही देखता हूँ। आज भी आप देखते होंगे कि जो घर में आके बेचता है उसका सामान बिक जाता है, लेकिन जो ऑनलाइन आप 100 बार देखोगे तो एक बार परचेस करोगे। वही चीज़ मैं आज भी देखता हूँ। मेरी पूरी की पूरी टीम ग्राउंड लेवल पे बहुत मेहनत करती है। हमने एक चौपाल नाम का चीज़ भी शुरू किया है, जो कि चौपाल मतलब क्या होता है, गाँव का 4 लोग बैठ के मंडली बैठाए हुए, उनको कहते हैं हम चौपाल। तो चौपाल टाइप का कुछ हम चीज़ बना रहे हैं। तो आपके स्टार्टअप के माध्यम से आप चौपाल कैंप रन कर रहे हैं, क्या है ये चौपाल कैंप और इसके माध्यम से कैसे आप अपने स्टार्टअप को ग्रो करा रहे हैं? चौपाल का बेसिक मकसद है कि थोड़ा सा फिलांथ्रफी में घुसना, फिलांथ्रफी इन द सेंस गिविंग बैक टू द सोसाइटी। मतलब हमने सोसाइटी से जो चीज़ें ली हैं, हम थोड़ा थोड़ा अपने सोशल कर्मों के वजह से सोशल प्रोग्राम इनिशिएट करा करके हम लोगों तक जाएं, अपनी चीज़ों को बताएं, और जो हमारा कंसेप्ट है डिजिटाइजिंग रांची, एम्पावरिंग रांची एंड डिजिटाइजिंग द लोकल शॉपिंग एक्सपीरियंस, तो उसको हम ले करके चौपाल क्या कंसेप्ट है कि हम हर हफ्ते, हर 10 दिन में किसी अच्छी सोसाइटीज़ में जाते हैं, किसी कम्युनिटी नेटवर्क में जाते हैं, वहाँ अपने जितने भी हेल्थ कैंप, फ्री हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं, फ्री डेंटल कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं, फ्री आई कैंप और हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स और सोशल इशू जो भी होते हैं उनको कराते हैं। बाकी हमारे बहुत सारे वेंडर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम उस सोसाइटी कम्युनिटी के साथ जोड़ते हैं, और उनकी जो हमारे एक्चुअल कस्टमर्स हैं उनको उनकी परेशानियां और उनकी समाधान को साथ लेके चलते हैं और जुआ में सबको जोड़ने का काम करते हैं। ये हम ग्राउंड लेवल पे करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि लोगों का ट्रस्ट आपके स्टार्टअप के प्रति बढ़ता है। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा कार्य है। और ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप क्या करते हैं या क्या प्रयास करते हैं? इसके लिए तो हमारी पहले तो मंथ में ही, स्टार्टिंग में ही हमारा एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बन जाता है कि हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। हमारी पूरी की पूरी टीम एग्जीक्यूट करती है, चाहे हमारे ऑपरेशंस मैनेजर हो या टीम लीडर्स हो या कोऑर्डिनेटर्स हो या लोकल लेवल पे एसोसिएट्स हो, इन सब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टीम ब्रीफिंग में ही हम बता देते हैं उनको कि हाँ हमें यहाँ जाना है, ये ब्रांड्स हमारे साथ एसोसिएटेड है, तो हम उनको भी लेके चलना है। तो ये सारा का सारा हमारा बैक एंड फोर्थ ब्रीफिंग में ही हमारा, मतलब आप घर घर जाते हैं और लोगों को अप्रोच करते हैं? उसके लिए एक अलग टीम ही हमने बनाई है। वो टीम का काम ही है कि आपको घर घर जा कर के बताना है जुआ क्या है, जुआ के फ़ायदे क्या हैं, जुआ आपको कैसे मदद कर सकता है, जुआ आपकी परेशानी को कैसे हल कर सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो ऑडियंस साइज़ है ना, वो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब है हमारे कस्टमर। ज़्यादातर तो महिलाएं हैं जो रांची में, जिनको हम सस्ता खाना पकाने का मतलब जो भी ग्रोसरी होता है वो, मतलब चौपाल को लेकर और आपकी अदर जो एक्टिविटीज हैं स्टार्टअप के, उसको लेकर आप लोगों को पर्सनली डोर स्टेप पे जाकर अप्रोच करते हैं। बिल्कुल, पर्सनल टच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी
अब स्टार्टिंग फेज़ में जैसे मैंने अगर इन्वेस्टर का पैसा लिया है, तो इन्वेस्टमेंट पैसा मुझे सिर्फ मुझे मेरे पर्सनल ग्रोथ के लिए कभी नहीं है, वो मेरी कंपनी ग्रोथ के लिए है, और मेरे सोसाइटी को ग्रोथ अगर हम दे रहे हैं ना, तो मेरे लिए ज़्यादा कार्यरत होगा लॉन्ग रन में। ऋषभ जी, आपकी टारगेट ऑडियंस या क्लाइंट्स कौन कौन से रहती हैं जिनके ऊपर आपका मुख्य रूप से फोकस रहता है अपने स्टार्टअप के ग्रोथ के लिए? इसमें मैं ज़्यादातर अपने रांची की महिलाएं जो एक हाउस वुमेन होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, यू नो वो जिनके घर में लोग बाहर चले गए हैं, ठीक है ना, जिनके पास साधन नहीं है, उनका घर थोड़ा दूर में है मार्केट से, ठीक है ना, हम उन लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं। मतलब जो घर में रह रही महिलाएं हैं वही आपकी मेन क्लाइंट्स रहती हैं, या उसके अलावा और भी लोगों पर आपका जैसे focus वर्किंग रहता है? प्रोफेशनल्स हो गए, उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास मतलब उनके पास उतना पर्याप्त टाइम नहीं कि वो बाहर जाके सामान ले सकें, उचित दाम पे नहीं मिलते हैं, चाहे जो आउटर एरिया हो गया, उस आउटर एरिया में मतलब जिनको सर्विसेज और प्रोडक्ट अप्रोच करने में दिक्कतें होती हैं, हम उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है और वो आपके टारगेट क्लाइंट्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऋषभ जी, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो आपके बिजनेस को चलाने के लिए आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल कौन कौन सा रहता है? देखिए, रेवेन्यू तो हमारे मल्टीपल एरियाज़ में है, क्योंकि ये जुआ एक मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म ही नहीं, मतलब ये एक जो ऑनलाइन ऐप है हमारा, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का भी पैसा हम सप्लायर से चार्ज करते हैं, लाइक ये लोकल लेवल पे समझ लो, और प्रोडक्ट और सर्विसेज लिस्टिंग का भी आप चार्ज हाँ, करते हैं? प्रोडक्ट जो भी हमारे ऐप पे प्रोडक्ट लिस्ट होती है, चाहे सर्विसेज लिस्ट होती है, वी चार्ज फॉर देम। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा हर एक प्रोडक्ट पे अपना कमीशंस होते हैं, प्लस जो भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं उस पे अपना मार्जिन होता है। फिलहाल में कितने लोगों को आपने रोजगार से जोड़े रखा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अपने स्टार्टअप के माध्यम से? अभी मेरे पास डायरेक्टली 70 एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारी पूरी टीम में हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनडायरेक्टली तो बहुत लोगों को हम वो दे रहे हैं, जैसे उनके कि साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल किस प्रकार से रहता है? जैसे कि अगर हमारे पास जो डिलीवरी बॉयज़ आते हैं, डिलीवरी बॉयज़ हमारे कुछ इन हाउस हैं, कुछ हमने डिलीवरी बॉय को पर पैकेट्स पे या कमीशन बेसिस पे रख रखा है कि आप कुछ भी कोई अगर न्यू स्टार्टअप के लिए अंत में आप संदेश देना चाहेंगे संक्षेप में? संदेश तो मेरा यही रहेगा कि पहले तो आप कुछ भी काम करते हो, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट जैसे आपने बोला, मार्केट को स्टडी कीजिए, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लाइए, इन्वेस्टमेंट रेज कीजिए। अगर आप अपना पैसा लगा के काम करते हैं तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं होता, कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लाने के बाद आप इन्वेस्टमेंट रेज कर वर्कआउट लीजिए। किया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऋषभ जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। जय जोहार।